इंटरनेशनल के एक विमान में एक जोड़े के सेक्स करने का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सार्वजनिक हो रहा है। इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद पूरे क्रू के सदस्यों को एयरलाइन की तरफ से जांच और व्यक्तियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि उन्होंने इस जोड़े को इजाज़त के बिना उनकी निजी क्षणों को कैमरे में कैद किया और उसके बाद में उसे बिना उनकी इजाज़त के सार्वजनिक भी कर दिया। ट्रैवल ब्लॉग वन विन के अनुसार यह पूरी घटना स्विस एयरलाइंस की फ़्लाइट में हुई। बैंकॉक से ज्यूरिख जा रही फ़्लाइट नंबर MX181 अपने 12 घंटे के सफ़र को उड़ान भरी थी। उसी यात्रा के दौरान यह जोड़ा सेक्स करते हुए कैमरे में कैद हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक यह जोड़ा अपनी फर्स्ट क्लास सीटों से उठकर चुपचाप फोरवर्ड गैली में गए और वहां पर वह अंतरंग क्षणों में व्यस्त हो गए। यह पूरी घटना कॉकपिट के दरवाजे के पास हो रही थी और इसी वजह से कॉकपिट के दरवाजे के अंदर हाईवे कैमरों की मदद से इसे पायलट व क्रू के अन्य सदस्यों भी देख सकते थे। आज बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की उमड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरह ढहा दिया था। 6 दिसंबर को जहां हिंदू शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं तो वहीं मोमडन्स इसे अपने गंदे तौर पे ब्लैक डेज के तौर पे इसे मनाते हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो कि बहुत तेज़ी से सार्वजनिक हो रहा है। वीडियो में अमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी फ़ाइट ज़मीन की नहीं थी, ज़मीन देकर हमारी तौहीन की जा रही है। हम मस्जिद को फ़ाइट कर रहे थे, कानूनी अधिकार की फ़ाइट कर रहे थे। हमें भीख नहीं चाहिए, जो हमारा हक है वो हमको दो। भिखारी मत समझो, हम सब हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, कोई किराएदार नहीं। हम ना कोई फ़कीर हैं ना कोई भिखारी, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। ओवैसी आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल। अगर मैं सीमांचल जाऊं और किशनगंज से अरिया तक आवाम से भीख मांगूं तो मेरे पास पैसे भर दो, क्योंकि मुझे यूपी में 5 एकड़ ज़मीन खरीद कर खुदा को मस्जिद बनानी है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में पैसे जमा करा दूंगा। प्रदेश में दोहरे मर्डर केस से एक सनसनी आग की तरह सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि राजधानी में नौकरी करता था, अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने को वह घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसने पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में अपने प्रेमी के साथ थी, जिसको देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह गुस्से में आ गया और उसने घर में रखे तेज़धार हथियार से पत्नी और उसके प्रेमी दोनों की हत्या कर दी। तो उसके परिजनों ने अवैध संबंध की जानकारी उसको दी थी, जिस कारण से वह बिना बताए अपने घर पर गया और जब उसने इसे साक्षात अपनी आंखों के सामने देखा तो वह अपने गुस्से पर नियंत्रण ना कर सका और उसने दोनों को मार दिया। यूपी के महाराजगंज में देवर की शादी में भाभी ने जमकर तमाशा काटा। देवर की बारात बाहर होने से ठीक पूर्व वहां के एसआई के साथ वधू के घर पहुंच गई। भाभी ने वहां साफ कह दिया कि वो मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। भाभी की बातें सुनकर वधू पर पक्ष के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। भाभी का रुख देख वधू पक्ष ने शादी नहीं करने का डिसीजन सुना दिया। इससे भन के वर ने देखा कि भाभी वहाँ पहुँची हुई है तो उसने पूरे गुस्से में भरकर भाभी को डांटना शुरू कर दिया। वर गोरखपुर के शाहपुर का निवासी है। बताया जाता है कि गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में निवासी युवक की अपनी ही विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध बन गए थे। दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। इसी बीच देवर की शादी महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र की एक गुड़िया से तय हुई। इसका विरोध भाभी ने करना शुरू कर दिया। भाभी नहीं चाहती थी कि देवर की कहीं और शादी हो। देवर ने भाभी को काफ़ी समझाया, किंतु वह किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद तो देवर भी अड़ गया और भाभी के विरोध के बाद भी शादी की तारीख तय हो गई। जैसे जैसे बारात का दिन नज़दीक आता गया, भाभी देवर में झगड़ा भी बढ़ना शुरू हो गया। इसी बीच बारात महाराजगंज के नौतनवा जाने को तैयार हुई। तभी भाभी शाहपुर थाना पहुंच गई। वहां अपने देवर के संबंधों के बारे में बताया। देवर के साथ अपनी शादी का दावा करते हुए उसने शादी रुकवाने की गुहार की। भाभी की गुहार पर शाहपुर के एसआई एक्टिव हो गए। मैटर वधु पक्ष के क्षेत्र में जब घर पर पहुंचा तो शाहपुर थाना अधीक्षकों ने नौतनवा
एसआई से संपर्क किया। नौतनवा थाने से वहाँ के अधीक्षकों को पाकर भाभी वधु के घर पर पहुंच गई। अपने अरमान सभी के सामने रखकर उसने दावा किया कि जिस वर की बारात आ रही है उससे मेरी शादी हो चुकी है, वो अब मेरा है, उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगी। वधु ने भी वर को फ़ोन कर उसकी भाभी के आने की सूचना बताई तो वह सन्न रह गया। वर ने साफ कह दिया कि वह बारात लेकर आ रहा है, किंतु वधु पक्ष ने इनकार कर दिया कि वह बारात से ना आए, क्योंकि यहाँ भी अच्छा खासा नाटक हो सकता है। वहीं भाभी ने वधु के पक्षों के घर पहुंचकर कहा कि जिस शख्स से यह शादी हो रही है वह मेरा देवर है। पति की मौत के बाद देवर से मेरी शादी हो चुकी है। शादी के बाद दहेज उत्पीड़न का केस भी है, शाहपुर थाने में केस भी दर्ज है। साथ ही कहा कि वह मेरा है, किसी और का नहीं होने दूंगी। वर की वास्तविकता जानने के बाद वधु पक्ष ने फ़ोन कर वर को कहा कि वह बारात के साथ न आए, हम अपनी बेटी का जीवन कर्त में नहीं घेर सकते। गोरखपुर के शाहपुर निवासी जिस वर की बारात नौतनवा आ रही थी उसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है, जबकि जिस वधु से शादी हो रही थी वह मात्र 25 वर्ष की है। वहीं वर की भाभी ने आने से पूर्व घर में रौनक छाई हुई थी, काफ़ी रिश्तेदार घर पर जुटे थे। शादी टूटने से ही घर में अब मायूसी छा गई है, किंतु इस बात की भी राहत है कि सही समय पर वर की वास्तविकता पता हो। उसकी उम्र महज 20 वर्ष है और उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन। उस वक्त उस पर पहाड़ टूट पड़ा जब किसी अनजान व्यक्ति ने उसके माँ बाप और बहन तीनों की हत्या कर दी। वो अपने परिवार में एक जिंदा बचा था। गम इतना बड़ा था कि आंसू थम नहीं रहे थे। आस पड़ोस के व्यक्ति उसे आराम दे रहे थे, चुप करा रहे थे, किंतु वह चुप नहीं हो पा रहा था। वो रोए रोए जा रहा था। उसकी तस्वीर देखने वाले व्यक्ति भी गमजदा हो गए। मगर वक्त का पहिया कुछ घंटे आगे बढ़ता है, तस्वीर फिर चेंज होती है। इस 3 व्यक्तियों के मर्डर की इस वारदात को कुछ घंटे बाद मीडिया के व्यक्ति भी मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। वो सभी अर्जुन से कुछ पूछना चाहते थे, किंतु अर्जुन का मन उस वक्त जवाब देने का नहीं था। वहाँ भी गमजदा अर्जुन उदास दिखाई देता है। इसके बाद एक तस्वीर सामने आती है जिसमें वहाँ थाने के अधीक्षक कुछ दिख रहे हैं और बीच में एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा है। पर प्रश्न था कि तब अर्जुन कहाँ है? तो ध्यान देने पर पता होता है कि अर्जुन ने जो तस्वीरों में टी शर्ट पहनी थी वह टी शर्ट उस नकाबपोश ने भी पहन रखी थी। जी हाँ, वो नकाबपोश कोई और नहीं, खुद अर्जुन था, जिसे थोड़ी देर पूर्व सबने रोते हुए और फिर प्रश्नों को इधर उधर करते हुए देखा था। अक्सर आपके जेहन में एक विचार आता होगा कि क्या कोई व्यक्ति अपने माता पिता और बहन का मर्डर कर सकता है? क्या व्यक्ति ये सब करने के बाद बच सकता है, या उसका बर्ताव कैसा होता है? पकड़े जाने के बाद वह कैसा हो जाता है? इस वारदात के 3 मंजर, या यूँ कहूँ कि 3 तस्वीरें इस एक मैटर में एक तरह से केस स्टडी है। उन तीनों तस्वीरों के जरिए आप उस मर्डर की बॉडी भाषा को देख सकते हैं, परख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। जी हाँ, वो कैमरे के सामने रोता रहा, फिर मन का विचार देकर प्रश्नों को इधर उधर करता रहा और मीडिया से बचता रहा। वही अर्जुन जिसने अपने हाथों से अपनी माँ बाप और बहन को एक साथ मर्डर किया, ये वो बेटा और भाई है जो अपने ही घर में बैठकर पूरे 2 दिन तक यह विचार बनाता रहा कि वो कैसे माता पिता और बहन को मारेगा। वास्तविकता देखिए कि उसने माँ बाप और बहन के साथ उसी घर में पूरे 2 दिन रहा, उनके साथ बातचीत की, माँ के हाथ का खाना खाया, बहन से मजाक किया, पिता से डांट खाई, पर किसी को ये भनक नहीं होने दी कि इस घर में एक बेटी और बेटे और भाई के हाथों 48 आवर्स के बाद में 3 मर्डर हो गए। आइए आपको बताते हैं कि राजधानी के इस 3 मर्डर की पूरी कहानी किस तरीके से हुई। 4 दिसंबर 2024 सुबह 6:45 बजे नेपसराय राजधानी। सेना से रिटायर हुए अफसर राजेश कुमार का घर नेपसराय में मौजूद है। राजेश कुमार कुछ वक्त को एनसीजी के कमांडो भी रहे थे। 2017 में वो सेना से रिटायर हो गए। घर में उनकी पत्नी कोमल, 23 वर्ष की बेटी कविता और 20 वर्ष का बेटा अर्जुन रहा करते थे। कविता और अर्जुन दोनों भी पढ़ाई कर रहे थे। कविता में पढ़ाई में बेहद तेज थी, जबकि अर्जुन पढ़ता तो डीयू में था, किंतु शौक बॉक्सिंग का था। स्पोर्ट्स कोटे से ही उसको कॉलेज में एडमिशन भी प्राप्त हुआ, किंतु पिता राजेश कुमार चाहते थे कि बेटा पढ़कर कोई अच्छी नौकरी करे। इस बात को देखते हुए अक्सर वो अर्जुन को डांट भी दिया करते थे।
4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे रोजाना की तरह अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर जिम बैग के साथ घर से बाहर हुआ। सवा घंटे बाद 6:45 बजे जब वो घर वापस आया तो उसकी चीखें बाहर आ गईं। घर के अंदर ग्राउंड पर बहन और माँ जबकि फर्स्ट फ्लोर और पिता की लाश पड़ी हुई थी। बेड और फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। वो चीखता हुआ घर से बाहर आया। चीख सुनकर पड़ोसी भी पहुंच गए। अर्जुन रो रो कर उनके घर के अंदर का मंजर बता रहा था। बाद में किसी पड़ोसी ने वहाँ के नज़दीकी थाने को फ़ोन किया और थाने के जो निरीक्षक हैं वो मौके पर घर के अंदर आए। मंजर डरावना था। राजेश कुमार, उनकी पत्नी और बेटी कविता को किसी तेज धार हथियार से काटा गया था। शुरुआत में अफसरों को यही दिखा कि अर्जुन वारदात के वक्त मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। इससे उसकी जान बच गई, क्योंकि राजधानी के एक घर के अंदर एक साथ 3 मर्डर हुए हैं तो पुलिस फौरन हरकत में आती है। तफ्तीश शुरू हो जाती है। जांच शुरुआती घर के अंदर से ही की जाती है। लेकिन जब घर को वास्तव में देखते हैं तो पता होता है कि घर का कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ जो घर से गायब होना चाहिए था। यानी मैटर मारपीट या लूटपाट का तो कतई भी नहीं था। फिर मर्डर की वजह क्या थी? अब वहाँ अफसर तफ्तीश के सबसे कारगर हथियार सीसीटीवी कैमरे की तरफ अपनी जांच की दिशा घुमाते हैं। नसीब अच्छा था कि कई ऐसे कैमरे थे जो राजेश कुमार के घर की निगरानी कर रहे थे। अफसरों ने 3 दिसंबर की रात से 4 दिसंबर की सुबह तक सारे सीसीटीवी कैमरे देखे। जब उन कैमरों का नतीजा सामने आया तो अफसरों में उनका मर्डर प्राप्त हो चुका था। वास्तव में कैमरे का सच ये था कि 3 दिसंबर की रात से 4 दिसंबर की सुबह तक इस घर के अंदर सिर्फ 4 ही व्यक्ति थे। रात से सुबह तक इन चारों के अतिरिक्त अन्य कोई 5वां शख्स घर के अंदर आया ही नहीं था, ना बाहर गया था। सुबह 5:30 बजे घर से एक शख्स जो बाहर गया वो उस परिवार का बेटा अर्जुन था। सीसीटीवी कैमरे को देखने के बाद यह यकीन हो गया था कि मर्डरर कोई और नहीं, घर का बेटा अर्जुन ही है। किंतु इसके बावजूद भी अफसरों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 20 वर्ष का अर्जुन अपने माँ बाप और बहन को एक साथ क्यों और कैसे मार सकता है। इस प्रश्न का जवाब जानने को अब अफसर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करती है। जवाब और वजह दोनों प्राप्त हो जाते हैं और उसे यकीन के साथ अफसर अर्जुन को गिरफ्तार करते हैं। अर्जुन अब अफसरों के कब्जे में था। जरा सा वक्त भी था और अर्जुन ने न सिर्फ अपने हाथों से अपने माँ बाप और बहन का मर्डर की बात मानी और फिर पूरी कहानी भी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप या बहन थर्रा जाए। वास्तव में इस कहानी की शुरुआत होती है भाई और बहन के बीच में प्यार को पाकर। अर्जुन को बचपन से ही दिखता था कि उसकी 3 वर्ष बड़ी बहन कविता से उसके माता पिता बेहद प्यार करते हैं और फिर पढ़ाई में भी वह उनसे होशियार है। क्योंकि पिता आर्मी में थे, इसमें से बच्चों की परवरिश को थोड़ा सख्त थे। वो चाहते थे कि पढ़कर वो कोई अच्छी नौकरी करे। इसी वजह से वो ना अक्सर अर्जुन को डांटते भी और उसकी पिटाई भी करते रहते थे। इस वातावरण में अर्जुन और उसकी बहन धीरे धीरे बड़े होते, किंतु प्यार में ये फ़र्क अर्जुन की निगाह में अब भी कायम था। कई बार गुस्से में उसके पिता उससे ये भी कहते कि उनके पास जो भी जमा पूंजी है वह वो सब कविता को दे देंगे। ये बात भी अर्जुन को नागवार गुजरती। अब धीरे धीरे उसके मन में अपने पिता के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। तभी 2 दिसंबर को कविता का 23वां जन्मदिन आता है। घर कविता का बर्थडे मनाते हैं। अर्जुन एक बार फिर कविता को उमड़ रहे अपने माँ बाप के प्यार को देखता है और खुद को दरकिनार समझता है। बदनसीबी से यह तारीख थी, यानी 2 दिसंबर, यानी बहन का जन्मदिन, जब अर्जुन एक खौफनाक डिसीजन पाता है पिता को मारने का। फिर सोचता है कि पिता के साथ साथ माँ को भी मार दे। अब तक उसके जेहन में माँ और बाप के ही विचार था। भाई बहन के बीच प्यार के बंटवारे के बावजूद वह अपनी बहन कविता को नहीं मारना चाहता था, किंतु अब 2 दिसंबर से वह अपने माँ बाप के मर्डर की साजिश बनाना शुरू कर देता है। उसने तय किया कि वह उस मर्डर की रात को तब करेगा जब माँ बाप और बहन सो रहे होंगे। पर उसे अंदाज़ा था कि पिता आर्मी में रहे हैं, फाइट कर सकते हैं। उसने विचार बनाया कि वो एक ऐसा वार करेगा कि एक ही बार में पूरा काम तमाम हो जाए, पिता को बचने का कोई भी मौका प्राप्त ना हो। मर्डर को अर्जुन अब एक तेज हथियार चाहिए। उसे याद आया कि उसके पिता के पास एक सर्विस नाइफ है जो बहुत तेज है। सबसे पूर्व वह चुपके से उसे नाइफ को चुराया। अब उसने मर्डर की तारीख चुननी थी और उस तारीख को चुना 4 दिसंबर। इसके लिए उसने 2 दिन का एक इंतजार भी किया। 3 दिसंबर 2024 रात के 11 बजे तक घर के 3 सदस्य सो चुके थे, मगर 14 सदस्य यानी अर्जुन अभी जाग रहा था। अभी भी उसके जेहन में यही था कि वह सिर्फ माँ और बाप को मारेगा। किंतु 3 दिसंबर की रात उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वह अपनी बहन को भी मार दे तो फिर जो भी कुछ जायदाद है वह उसका एकमात्र वारिस होगा। फिर उसे यह भी विचार आया कि मर्डर एक हो या एक से ज़्यादा, कानून की नज़र में सब बराबर है। ऐन वक्त पर उसने बहन कविता को मारने का भी डिसीजन चुना।
इसके बाद जब उसे यकीन हो गया कि तीनों गहरी नींद में हैं, तो सबसे पूर्व उसने अपनी उसी बहन कविता को अपने पिता के सर्विस नाइफ से रेत कर काट दिया, जो कि आवाज़ तक नहीं कर पाई। इसके बाद खून से सने उसी नाइफ से उसने फर्स्ट पे जाकर पिता के कमरे में सो रहे थे, माँ वॉशरूम में थी, नींद से सो रहे अपने बाप की गर्दन पर पूरी ताकत से वही चाकू घुमा दिया। आवाज़ इस बार भी नहीं आई। अब वही चाकू हाथ में पकड़कर वॉशरूम के बाहर आने का इंतजार करना शुरू कर दिया। वो माँ ही थी जो अब तक जगी थी। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई, बिना मौका दिए अर्जुन ने तीसरी बार चाकू गर्दन पर घुमाया। माँ फर्श पर गिर पड़ी। आवाज़ इस बार भी नहीं आई। तीनों का मर्डर करने के बाद बारी बारी से उसने डेड बॉडी के करीब जाकर यह चेक किया कि ये पूर्णतः मर चुके हैं या भी किसी की सांस बाकी है। अब अर्जुन को सुबह होने का इंतजार कर रहा था। घर से सुबह 5:30 बजे जिम बैग उठाकर वह घर से कुछ बाहर इस तरह बाहर हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। किंतु कहते हैं ना कि गुनाह का हिसाब सभी का होता है। अब अर्जुन कस्टडी में पहुंच चुका है और उसका हिसाब होना बाकी है। यही एक घटना है जहाँ पर कि बेंगलुरु के एक क्षेत्र में एक औरत का शव सड़ी हुई स्थिति में प्राप्त हुआ। अधीक्षकों ने सबको बरामद कर पोस्टमार्टम को भेज दिया था। इस घटना ने पूरी तरह वहाँ पे एक हड़कंप मचा दिया। अधीक्षकों ने आरोपी की पूरी तरह सर्च किया। सर्च करने के बाद उसे किसी तरह गिरफ्तार किया गया। 11 नवंबर को यह हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के आरोप में पति को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मोहम्मद नसीम को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया। नसीम पेशे से एक पेंटर है। अधीक्षकों ने जानकारी दी कि यह घटना 11 नवंबर सरजापुर थाने क्षेत्र की है। जानकारी सामने आई कि नसीम की 22 वर्ष की दूसरी पत्नी उमेश खातन अक्सर झगड़ा करती रहती थी। नसीम ने तीसरा निकाह भी किया। नसीम ने शक के जाते हुए अपनी पत्नी की गर्दन दबाकर हत्या कर दी और 6 बच्चों के साथ अपने निवास स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर भाग गया। नसीम की प्रथम पत्नी से 4 और दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हैं। हैरानी की बात यह है कि मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद ही कुछ दिनों बाद उसने पकड़े जाने से पूर्व तीसरा निकाह भी कर दिया था। संसद एक बार फिर से नोट कांड से थर्रा गई है। राज्यसभा में आज यानी शुक्रवार को जमकर तांडव हुआ। इस पर सत्ता पक्ष ने विपक्षी सांसदों को जमकर घेरा। इस नोट कांड की पूरी कहानी को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब किया। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी जांच में 222 नंबर सीट के नीचे कैश प्राप्त हुआ, जो सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की वो है। कांग्रेस सांसद का नाम आते ही पूरी सदन में हंगामा मच गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि सीट नंबर 222 के नीचे रखे सीटों में नोटों की गड्ढा 500 के नोटों की थी। उन्होंने पूरे मैटर को बेहद गंभीर बताया। परंपरा के अनुसार जांच का आदेश भी दिया गया है। प्राप्त हुई नोटों की गड्डी वास्तविक हैं या कॉपी हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। गड्डी में 500 रुपये के नोट हैं। सीट नंबर 222 के नीचे जो कैश की रकम है वो 50,000 रुपये की है। धनखड़ ने आगे कहा, यह मेरा कर्तव्य था कि मैं सदन को सूचित करने को बाध्य हूँ। यह एक नियमित जांच है जो रोजाना की जाती है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि कोई करेंसी नोटों पर दावा करेगा, किंतु अभी तक किसी ने दावा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, क्या इस तरह नोटों की गड्डी भी कोई व्यक्ति छोड़ सकता है? कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पूरे मैटर में प्रश्नों के घेरे में हैं। कांग्रेस ने जांच पूरी होने से पूर्व उनका नाम उजागर किए जाने को आपत्ति जताई। विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि सभापति की जांच पूरी हुए बिना सदस्य का नाम नहीं बताना चाहिए था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूछा, नाम देने पर आपत्ति क्या होनी चाहिए? सभापति ने सीट संख्या उस पर बैठे हुए सदस्य के बारे में बताया। इसमें समस्या क्या है? बीजेपी सांसद जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने मुद्दे को गंभीर बताया। कैश कांड पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे पैसे नहीं हैं, मुझे यह गंभीर हास्यास्पद मैटर दिखता है। गुरुवार को मैंने सिर्फ 3 मिनट को सदन आया था। दोपहर 12:57 पर मैं सदन में प्रवेश हुआ। 1 बजे भोजन अवकाश हो गया। इसके बाद मैं 3 मिनट तक रहा। फिर 1:30 बजे तक सांसद अयोध्या प्रसाद रेड्डी के साथ कैंटीन में खाना खाया। उन्होंने मैटर में जांच किए जाने की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष में भी मैटर की जांच की मांग की है। अब राज्यसभा में कैश के मैटर की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी।
जांच समिति में सुरक्षा एजेंसी है, राज्यसभा सचिव के अधिकारियों के साथ ही कुछ वरिष्ठ सांसद भी इसमें हो सकते हैं। जांच समिति के सामने यह बड़ा प्रश्न होगा कि नोटों की गड्डी आखिर सदन में पहुंची कैसे। बता दें कि पूर्व में भी सदनों की नोटों की गड्डियां दिखाई जा चुकी हैं। ये यूपीए सरकार के दौरान न्यूक्लियर हंगामे के दौरान भी एक बार ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत ही हैरान करने का मैटर सामने आया है, जहां पे प्राचार्य ने बच्चे से कहा सुधर जाओ, नहीं तो आपको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। इतनी बात सुनते ही छात्र इतना गुस्से में आ गया कि उसने देसी कट्टा बाहर कर सीधा प्राचार्य के सर में मारा और उनको ख़त्म कर दिया। वहाँ परिसर में जो सीसीटीवी कैमरा थे उनमें ये पूरी वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी में भी यह दिखाई दे रहा है कि प्राचार्य को मारने के बाद छात्र बाथरूम से बाहर आया और उसके पीछे दो डरी व सहमी छात्राएं भी बाहर आती हुई दिखाई दी। वहीं प्राचार्य की हत्या करने के बाद छात्र काफ़ी देर तक उसी प्रांगण में डांस करता भी नजर आया। आरोपी छात्र ने बाहर आकर छात्र छात्राओं को धमकाते हुए कहा कि जिसने भी मेरे अगेंस्ट में बयानबाजी की मैं उसको भून के रख दूंगा। इस पूरे मैटर में अधीक्षक अगम जैन ने कहा कि पूरी घटना में मुख्य आरोपी एक ही है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी उम्र की भी जांच की जा रही है। आरोपी छात्र के पास से हथियार बरामद किया गया। वहीं प्राचार्य की जो स्कूटी को वह भाग गया था उस स्कूटी को भी बरामद किया गया है। वहीं छात्र ने घटना को अंजाम देने की वजह भी बताई। उसने कहा कि प्राचार्य ने हमसे कहा था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं। इसी बात के साथ उसने प्राचार्य पर क्रोधित होते हुए उन्हें जान से मार दिया। यह घटना गौर बस्ती की है, जहां डिस्ट्रिक्ट के गौर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोप है कि पीड़िता के विरोध करने पर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया गया, साथ ही उसकी गंदी वीडियो भी बनाई गई। घटना की शिकायत करने पर वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दी गई। शोर मचाने पर मारपीट कर वह आरोपी वहां से भागा। गौर थाने के प्रभारी थानेदार एसआई विनय प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पीड़िता ने तहरीर में आरोप दिया था कि गत 8 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे इसी गांव का एक निवासी परमेश्वर घर के पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुस गया और गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। शोर शराबा करने पर उसने गर्दन पर चाकू रखने से जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसकी गंदी वीडियो भी बनाई। धमकी दी कि अगर उसने कहीं कहा तो वह इस वीडियो को सार्वजनिक कर देगा। शोर सुनकर आरोपी परमेश्वर की पत्नी व बेटा मौके पर आ गए। धक्का देकर परमेश्वर को छुड़ाकर अपने साथ घर पर वापस ले गए। विरोध करने पर उन्हें उनकी मां व भाई को मारपीट भी उसने शुरू कर दी। अधीक्षक ने परमेश्वर समेत 3 के अगेंस्ट में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय स्टार सानिया मिर्जा अपने डाइवोर्स के बाद किन्हीं कारणों से सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। उनसे जुड़े हुए कई किस्से वीडियो मीडिया पर कंटिन्यू आती रहती हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त मीडिया पर है, जो कि एक अवार्ड फंक्शन का है, जिसमें सानिया ने शोएब के साथ में शिरकत की थी। इसको बादशाह यानी कि शाहरुख खान ने होस्ट किया था, जिसमें शाहरुख ने सानिया से प्रश्न पूछा कि आखिर तुमने शोएब से शादी क्यों की, इसे क्या देखकर तुमने इसे पसंद किया। तो इस पर सानिया ने हंसते हुए कहा था, इनका नेचर बहुत शाई है, इन्हें आपको बात करना सिखाना होगा। जिसे सुनकर वहाँ सभी इंसान हंसना शुरू हो गए। इसके बाद शाहरुख क्रिकेट शोएब से पूछते हैं कि तुमने सानिया में क्या देखा। तो इस पर शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचने का मौका ही नहीं हाथ आया। इसके बाद शाहरुख उनसे कहते हैं कि तुम इंडिया में हो, ज़रा ध्यान रखना, सानिया को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाहरुख सानिया का ये पुराना वीडियो काफ़ी मीडिया पर इस समय आ रहा है। हिंदुस्तानियों का दर्द फिर से ताज़ा भी कर रहा है, जो शोएब के अगेंस्ट में जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सानिया को डाइवोर्स देने से शोएब से काफ़ी भारतीय गुस्सा हैं। उन्हें दिखता है कि शोएब ने भारत की बेटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो आज भी सानिया को परेशान होते हैं।